काफ़ी समय बाद मैं आपके सामने हाजिर हो पाया हूँ। कुछ पारिवारिक परिस्थितियाँ रही मेरी ऐसी, मेरे माताजी का देहावसान हो जाने की वजह से मैं आपके सामने नए विषय को लेकर नहीं आ सका, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। चलिए, आज हम पिछले हमने अब तक जो है दिनचर्या के बारे में चर्चाएं की थी। अब हम ऋतुचर्या के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये जान लें कि ऋतुएं कितनी मानी हैं। आयुर्वेद में मोटा मोटी 6 ऋतुओं का विशेष वर्णन किया गया है। अलग अलग आचार्यों ने, किसी ने वर्षा माना, किसी ने प्रावृत माना, इन कुल मिला के सर्व मान्य व्यवस्थाएं जो रही हैं उसमें 6 ऋतुएं रही हैं। और उन 6 ऋतुओं का भी उन्होंने 2 तरह से विभाजन किया है। एक काल को उन्होंने कहा है आदान काल और एक काल को कहा है विसर्ग काल। आदान काल मित्रों वह काल है जब सूर्य उत्तरायण की ओर रहता है, और उसमें सामान्यतः ये माना जाता है कि सूर्य प्रकृति से रस की मात्रा को खींच रहा है, इसलिए वो आदान काल है। और दूसरी तरफ जो है विसर्ग काल है, उस समय सूर्य की रश्मियाँ जो हैं प्रकृति के अंदर सौष्ठवता, खिलापन, जीवन का रस घोल रही होती हैं, इसलिए उसके अंदर विसर्ग काल कहा गया है। उद्देश्य है कि वो आपको कुछ उस समय डोनेशन कर रहा है, दे रहा है। क्योंकि वर्तमान में अपना जो काल चल रहा है ये विसर्ग काल चल रहा है, इसलिए अपन विसर्ग काल की ऋतुओं पर चर्चा करेंगे सबसे पहले। उसके बाद में अपन आदान काल की ऋतुओं पर चर्चा करेंगे। आज की अपनी जो ऋतुएं हैं उनमें सबसे विसर्ग काल की सबसे पहली ऋतु जो है वो वर्षा ऋतु कही गई है। वैसे तो वर्षा का समय जो है श्रावण और भाद्रपद, ये 2 मास वर्षा ऋतु के कहे गए हैं, और वो दोनों ही मास निकल चुके हैं आज की तारीख में। वर्तमान में अपन शरद ऋतु में गमन कर रहे हैं। फिर भी हमें चूंकि विसर्ग काल की ऋतु है और इस ऋतु के बारे में हमको ज्ञान होना चाहिए। कुछ क्या है, अभी कुछ कई जगह पे वर्षा चल रही है, बार बार खंड वृष्टियाँ आ रही है, बार बार वृष्टि आ रही है, तो उस वृष्टि आने की वजह से भी दोष दुष्य जो हैं वो उससे प्रभावित होते हैं। इसलिए हमको इसके अंदर किस ढंग से रहना है, हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। हमारे यहाँ कहा गया कि आदानम दुर्बले के है, मतलब आदान काल के अंदर जो शरीर है वो काफी दुर्बल हो चुका है, हमारा काफी पक करके दुर्बल हो चुका है। अब इस दौरान जब वर्षा शुरू हुई तो इसके अंदर हमारे दोष दुष्य के अंदर जो है वात का प्रकोप होगा, पित्त का संचय होगा। इसमें शास्त्र के अंदर ढंग से कहा गया है कि भूमि पर से वाष्प वगैरह निकलेंगी, भूवाष्पादि नाम, इस ढंग से जो व्यवस्था दी है। पानी के अंदर अम्लता बढ़ जाएगी, खाने पीने में अम्लता बढ़ जाएगी। वर्षा की वजह से जो अपनी अग्नियां हैं उनका बल क्षीण हो जाएगा, इनका ये कहना है। क्योंकि देखिए, जहाँ पित्त आपका मूल स्थान को छोड़कर विमार्गामी हुआ तो अग्निबल अपना क्षीण होगा, इसलिए इस दौरान वायु की अधिकता बढ़ जाएगी, ऐसा शास्त्र में कहा गया और ऐसा प्रैक्टिकल भी देखा जाएगा। इसलिए इस समय जो है वर्षा ऋतु जो है वात वर्धन काल है और पित्त का संचय काल है। पित्त इस समय कलेक्ट हो रहा होता है। हवा भी इस समय काफ़ी रुक्ष नहीं रह रही होती है, क्योंकि हवा के अंदर जो है गीलापन आ चुका होता है। चंद्रमा अपना जो है पूर्ण रूप से पावरफुल हो जाता है, बली हो जाता है, तो भूमंडल के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर जो है विश्व में एक तरह से संतृप्तता व्याप्त हो जाती है। वैसे भी अपन वर्षा काल में पानी वानी गिरता है तो काफ़ी आर्द्रता और स्थिति बन जाती है, संतृप्तता आ जाती है। इस समय पे अम्ल, लवण और मधुर रस, इनकी वृद्धि होती है। सूर्य का बल क्षीण होता है, तो जहाँ चंद्रमा का बल प्रबल हुआ तो सूर्य का बल क्षीण हो गया। इस दौरान खाने पीने की व्यवस्था के अंदर यदि अपन चिंतन करें कि अपने को क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इस समय चीज़ें हैं उद्मंथम दिवा स्वप्नम, प्लस सत्तू वगैरह को आटे पानी में घोल करके प्रयोग नहीं करना चाहिए, दिन में नहीं सोना चाहिए, नदी जलम, नदी का जल नहीं पीना चाहिए, ठीक है। मतलब ये इस ढंग से बताई गई है कि इन सब चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। देखिए मित्रों, अपन चल रहे थे इस क्रम में सेवनी, अपने को क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए।
इस ऋतु में अपन जो भी चीज़ खाते हैं उसके अंदर हल्का सा शहद मिला के ज़रूर खाना चाहिए, ऐसा शास्त्र कह रहा है। वैसे शहद जो है योगवाही होता है, जिस भी चीज़ के साथ जाता है उसके गुणों को बढ़ाता है, लेकिन शास्त्र में कहा गया कि वर्षा काल के दौरान किसी भी चीज़ में यदि अपन प्रयोग करें उसमें थोड़ा सा शहद यदि अपन मिला लेते हैं तो उसकी वजह से वात वर्धन नहीं होता है। इस दौरान अपने को पुराना जौ, चावल, गेहूँ, ये सब पुराने इनका प्रयोग करना चाहिए, ताज़ा नवान्न का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अरिष्ट और जल ये अपन काम में ले सकते हैं। पानी को गर्म करके ठंडा कर लें और उस पानी का अपन प्रयोग करें, फायदे में रहता है। क्योंकि देखिए इस समय पानी वगैरह सब नदी वगैरह का पानी जो है दूषित हुआ है, इसलिए इस पानी को यदि एक बार अपन बॉईल कर लेते हैं तो एक तरह से इसमें से सभी तरह के बैक्टीरियाज वगैरह जो हैं वो निकल जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। उसका प्रयोग कर सकते हैं। फिटकरी का पानी अपन इस दौरान प्रयोग कर सकते हैं। पानी में हल्का सा फिटकरी घुमा करके तलछट बैठ जाए, उसके बाद में निथरे हुए पानी का अपन प्रयोग कर सकते हैं। इस समय पे उबटन, स्नान इनका करना चाहिए। हल्के और स्वच्छ वस्त्रों का सेवन करना चाहिए, लेकिन व्यायाम नहीं करना चाहिए। व्यवाय या जिसको कहें गृहस्थ धर्म का पालन इस समय न्यूनतम करना चाहिए, क्योंकि इस ऋतु में यदि आपने ज़्यादा व्यवहार कर्म वगैरह किया तो वो आपके स्वास्थ्य के लिए उचित नहीं होगा। इस ढंग से मित्रों ये हमारी आज की वर्षा ऋतु के बारे में जो मोटा मोटी चीज़ें हैं वो आपको मैंने बता दी हैं। इसके अलावा भी यदि अपन को जानना चाहें तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में यदि आप कमेंट्स करेंगे तो मैं आपको कंटिन्यू बताऊंगा। कुल मिला के ये है कि इस समय मॉइस्चराइज रहता है सारा वातावरण, तो मॉइस्चर में क्या यदि आपने ज़्यादा मोटे कपड़े पहने तो चिपचिप की स्थिति बन सकती है। यदि आप हल्के और लाइट वेट कपड़े पहनते हैं तो इससे काफ़ी हद तक अपन आराम पा सकते हैं। अब इसके बाद अगली जो ऋतु आती है बंधु अपनी, देखिए श्रावण और भाद्रपद ये दोनों ऋतुएं अपनी थी वर्षा काल। अब आश्विन और कार्तिक ये 2 माह ऐसे हैं, इसके अपन शरद ऋतु में कहा गया है। और शरद ऋतु की चर्या इस दौरान अपने को होना है, क्योंकि देखिए हर ऋतु में कुछ अपने डिफरेंट इसमें डिटेल्स दी हुई हैं। शरीर के ऋतु मौसम परिवर्तन होगा तो उस हिसाब से आपके शरीर में दोष दुष्य का परिवर्तन होगा, दोष दुष्य परिवर्तन होगा तो उस हिसाब से यदि अपन ने खान पान बदल लिया तो अपन काफ़ी हद तक ठीक हो जाते हैं। इसी क्रम में मैं आपको बताऊं कि चरक के सूत्र स्थान के अध्याय 6 में श्लोक संख्या 41 में इन्होंने हमारे आचार्यों ने कहा है कि वर्षा शीतो नाम से कि वर्षा के बाद में शीत का आगमन हो रहा है अंगों के अंदर। सहस्रवार्क रश्मि भी इस दौरान जो है अर्क की रश्मियाँ भी जो हैं वो थोड़ी सी हल्की सी लाइट हो जाएंगी। तप्ता नामा चित्तम पित्तम प्राय सर्दी कुप्यति, सर्दी के दौरान उन रश्मियों की वजह से, सूर्य की रोशनी की वजह से शरीर में पित्त का प्रकोप काल अब शुरू हो गया। वर्षा में पित्त संचित हुआ था, अब उसके कुपित होने का समय आ गया। इसलिए शरद ऋतु में जब पित्त का प्रकोप हो रहा है, शरीर में पित्त की मात्रा बढ़ रही है, तो उस दौरान अग्निमांद्य होने की स्थितियां बनती हैं। क्यों बनती हैं? कि पित्त अपना स्थान छोड़ दिया उसने, जहाँ अग्नि का जो हमारी पाचकाग्नि है उससे उस बीमारगामी होकर के और शरीर में दूसरी जगह पे उसका प्रसार हुआ, पित्त प्रकोप हुआ, इसलिए अपनी क्षुधा की स्थिति कमज़ोर हो जाएगी। तो इस दौरान हमें भूख लगने पर ही खाना खाना चाहिए, और भूख भी अच्छी भूख लगने पर खाना खाना चाहिए, बिना भूख लगे हमें खाना नहीं खाना चाहिए। सभी प्रकार के चावल, जौ, गेहूँ इनका सेवन हमको करना चाहिए। और पंचकर्मी चिकित्सा या जो व्यक्ति इस दौरान विरेचन का सेवन लेना चाहें या लैक्जेशन लेना चाहें, वो व्यक्ति इस समय पे लैक्जेशन ले सकते हैं। पंचकर्मी हमारे विरेचन की दृष्टि से ये काल बहुत उचित माना गया है। इसी ढंग से रक्त मोक्षण के लिए भी, क्योंकि इस समय शरीर में थोड़ी जान आ जाती है आदमी में, तो यदि आपका रक्त मोक्षण विरेचन किया जाए तो शरीर में ज़्यादा वीकनेस आदमी महसूस नहीं करता है। इसलिए शरद ऋतु के अंदर इनका प्रयोग किया जा सकता है। हल्की हल्की ठंडक बढ़ेगी, पिंकिश ठंडक है, अभी बहुत ज़्यादा ठंडक नहीं है, लेकिन इधर बारिश की वजह से जो उमस, ह्यूमिडिटी, गर्मी वो भी यहाँ से गई नहीं है। अब रात और सुबह का टाइम जो है वो थोड़ा सा पिंकिश हो गया,
दिन में आपको उमस और गर्मी महसूस होगी, तो इसी के हिसाब से कोई आहार विहार अपने को लेना है। इस समय शरद ऋतु होते भी शास्त्र में कहा है कि आतपस्य से वर्जनम, इस समय धूप का सेवन अपने को नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस समय धूप जो है काफ़ी प्रखर होती है, तेज होती है। ये सूत्र स्थान के हमारे अध्याय के 6ठे अध्याय के 44वें श्लोक में इन्होंने डिटेल दी है आचार्य ने कि शरद ऋतु में धूप का सेवन नहीं करना चाहिए। वसा, तेल, ओस और मांस, नॉनवेज, क्षार, दही और दिन का शयन, इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। ज़्यादा पूर्वी वायु मतलब ज़्यादा ठंडी हवा जहाँ पे चल रही हो उसका भी सेवन हमको नहीं करना चाहिए। जबकि हंसोदक का सेवन करना चाहिए। मित्रों, अभी हंसोदक क्या है कि प्रश्न आता है, भाई हंसोदक क्या है। देखिए, अपन ये मानते हैं भारतीय शास्त्रों के अंदर कि हंस जो है वो केवल प्योर जल, जिसके जैसे मानसरोवर वगैरह जहाँ पे हैं अपने हिमालय की ऊंचाइयों पर, वहीं पे हंस का निवास माना गया है। वजह क्या है कि वहाँ का शुद्ध जल है। तो जो जल शुद्ध मात्रा में है, एकदम शुद्ध जल है, उसका सेवन ही शास्त्र में हंसोदक के नाम से कहा गया है कि जो उदक है वो हंस जिस जल को सेवन कर सकता है, ऐसे जल का ही आप इस दौरान प्रयोग करें। अभी वर्तमान में चूंकि शरद काल जो आया है, तो शरद के दौरान बहुत ज़्यादा ठंडक तो आई नहीं है और इधर से गर्मी गई नहीं है। यदि हमने आहार विहार में भी परिवर्तन बहुत ज़्यादा कर लिया, क्योंकि ये दो ऋतुएं जहाँ मिल रही होती हैं वो ऋतु संधि कहलाती हैं, और ऋतु संधियाँ जो होती हैं उसके अंदर दोनों ही ऋतुओं के आहार का समावेश किया गया है। इधर से वर्षा ऋतु गई है तो वर्षा का जो आहार था अपने उस दौरान वसा वगैरह अपने वो खा रहे थे, चिकनाई खा रहे थे, उनको हमको धीरे धीरे छोड़ना है। और शरद ऋतु, इसके आहार का हमको सेवन करना है। तो इधर हमको ज़्यादा गरिष्ठ भोजन, क्योंकि अभी क्षुधा की निवृत्ति नहीं है, प्रॉपरली क्षुधा जागृत है नहीं, इस स्थिति से बचने के लिए हमें बहुत ज़्यादा हैवी वेट खाना नहीं खाना है। इससे अगली ऋतुओं के बारे में जब हम आपको बताएंगे तो उस दौरान आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है ये डिटेल भी हम बताएंगे। और भी कोई विशेष जानकारी आप मुझसे लेना चाहें तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। मेरा यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया है चैनल को, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार, धन्यवाद।